नमस्कार। आज की प्रस्तुति मूल्य आधारित है और आज हम जो चर्चा करेंगे उसे मुख्य रूप से शिक्षा शास्त्र के हिसाब से हम कर रहे हैं और इसे इस बार B.Ed द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। इसमें हम जानेंगे मूल्य का अर्थ, मूल्य संबंधी भारतीय दृष्टिकोण, पाश्चात्य दृष्टिकोण और अपने यहाँ जो वैल्यू क्राइसिस चल रहा है, मूल्यों का संकट, उस पर बात करेंगे और उभरते सामाजिक संदर्भ में मूल्य, वैल्यू इन इमर्जिंग सोशल कॉन्टेक्स्ट, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये मूल्य है क्या। मीनिंग ऑफ वैल्यू। मूल्य शब्द अंग्रेजी के वैल्यू शब्द का समानार्थी है। यह लैटिन भाषा के वैलियर से बना है, VALARE, वैलियर शब्द से बना है और इसका अर्थ है योग्यता या महत्व। इसे संस्कृत में इष्ट कहा जाता है और इष्ट का अर्थ होता है वह जो इच्छित है। ये ध्यान रखने की बात है कि इसे संस्कृत में इष्ट कहते हैं और इसका मतलब होता है वह जो इच्छित है। वास्तव में मूल्य वह मानदंड है जिसके द्वारा लक्ष्यों का चुनाव किया जाता है। मूल्य एक व्यवस्था है। मूल्य यथार्थ तथा आदर्श के विभेद के मध्य संयोजक की भूमिका का निर्वहन करता है। किस किस के बीच में? यथार्थ और आदर्श के विभेद, इन दोनों के बीच में जो संयोजक कड़ी है वही है मूल्य। तो मूल्य यथार्थ आदर्श के विभेद के मध्य संयोजक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। मूल्यों का बोध विवेक शक्ति उत्पन्न होने पर ही संभव होता है। इसके अभाव में मूल्यों का बोध संभव नहीं है। मूल्य चाहे व्यावहारिक हों या आदर्शवादी, परमार्थिक हों या नैतिक, यह सभी मानव को नैतिक जीवन जीने में सहायता करते हैं। मूल्य हो चाहे कोई सा भी, लेकिन उसका हमें यह गुण देखने को मिलता है कि ये मानव को नैतिक जीवन जीने के लिए व्यवस्थाएं उपलब्ध कराते हैं। मूल्य संबंधी भारतीय दृष्टिकोण क्या है, आइए इस पर विचार कर लेते हैं। भारतीय मनुष्यों ने मानवीय मूल्यों की विवेचना के कल्याण की कामना करते हुए कहा, और यह हमारा आदर्श जो हिंदुस्तान का आदर्श है, जो गरुड़ पुराण में दिया गया है, उन शब्दों को मैं आपके समझ रखता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। भारतीय मनुष्यों ने मूल्य के लिए पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग किया है। इनके आधार पर मूल्य इस प्रकार है। आप देखिए उसमें सबके कल्याण की कामना की है, कहीं संकीर्ण दृष्टिकोण दिखाई नहीं पड़ रहा है। भारतीय दृष्टिकोण में इतना व्यापक दृष्टिकोण है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और इसी तरह से इसके लिए चूंकि शब्द इस्तेमाल हुआ है पुरुषार्थ, और इसीलिए जो भारतीय मूल्य हैं वो मुख्य रूप से 4 चीजों पर आधारित होते हैं, लेकिन हम उन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो है इन्हें अगर हम 2 भागों में बांटना चाहें तो पहले आध्यात्मिक मूल्य ले लेते हैं और आध्यात्मिक मूल्य हमें ले जाता है मोक्ष की ओर, सेल्फ परफेक्शन की ओर। तो स्पिरिचुअल वैल्यू, इसका ध्येय हुआ मोक्ष यानी कि सेल्फ परफेक्शन, आत्म साक्षात्कार या अंततः मोक्ष। तो इस ओर ले जाने वाली जो वैल्यूज हैं वह इसके तहत आएंगी। और दूसरी बात, लौकिक मूल्य, जिसे आप एम्पेरिकल वैल्यूज कह सकते हैं, उसमें धर्म, अर्थ और काम यानी वर्चू, वेल्थ एंड प्लीजर को शामिल किया गया है। यहाँ यह कहना प्रासंगिक होगा कि अर्थ और काम वही नैतिक जो धर्मयुक्त हों, जो नैतिक और धर्मयुक्त होंगे वही अर्थ और काम जो है मूल्य के तहत समाहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। मनुस्मृति धर्म पथ को मूल्य अनुगमन स्वीकारती है। जो मनुस्मृति है वो कहती है कि जो धर्म का आचरण करेगा वही मूल्यों का आचरण कर रहा है, और इसीलिए धर्म के गुण को धारण करने वाला ही मूल्य का संरक्षक है। और इसीलिए इनके अनुसार, जैसे सुनिए आप, कि धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशम लक्षणम, दशकम धर्म लक्षणम। ये बहुत ही कीमती बात है जो कि उससे
मनु महोदय की व्यवस्था से ली गई है कि धति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के इन 10 लक्षणों का अनुपालन करने वाला ही मूल्य का संरक्षक होगा। अर्थात धर्म के 10 लक्षण होते हैं। धृति मतलब धैर्य, क्षमा सब लोग जानते हैं, दम मतलब मन को धर्म से हटाकर धर्म में लगाना, मन को अधर्म से हटाकर धर्म में लगाना, ये है दम। अस्तेय मीन्स चोरी न करना, शौच मीन्स सफाई, इंद्रिय निग्रह सभी समझते हैं, धी मतलब बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध मतलब क्रोध न करना। इन 10 गुणों से युक्त व्यक्ति ही धार्मिक है। शिक्षोपरांत आचार्य शिष्य को उपदेश भी दिया करता था उस काल में कि सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमदः, अर्थात सामाजिक गृहस्थ जीवन में सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में आलस्य मत करो। और इस प्रकार मूल्यों को दिशा दी गई। इस मनु स्मृति में इन 10 चीजों के आधार पर मूल्यों को दिशा देने का प्रयास किया गया है। यद्यपि चार्वाक दर्शन जो है वह सुखवादी है, वह साधन और साध्य में अंतर नहीं मानता, वह साध्य को सदैव सुख मानता है। चार्वाक अर्थ और काम 2 ही मूल्य मानता है, सारे मूल्य स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि खाओ पियो और मौज करो, यही उसके मूल्य हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। जबकि अन्य दर्शक काम को निम्न कोटि का मूल्य मानते हैं। चार्वाक महोदय ने कहा था कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। यानी कि आप जो है जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, ऋण करके भी घी पीना पड़े पी लो, क्योंकि मरने के बाद जब भस्म हो जाएगा तब कौन कैसे वसूल कर सकता है। इस तरह का दर्शन था चार्वाक दर्शन। लेकिन अन्य दर्शक जो हैं, अन्य दार्शनिक जो हैं, वह यह मानते हैं कि इसमें काम को जो स्थान प्रदान किया गया वह एक निम्न कोटि का मूल्य है। आइए अब विचार कर लेते हैं हम लोग पाश्चात्य दृष्टिकोण पर कि पाश्चात्य दृष्टिकोण के हिसाब से मूल्य क्या है। प्लेटो के अनुसार मूल्य बुद्धिग्राह्य है, न कि इंद्रिय ग्राह्य। देखिए बहुत लाइन छोटी है और मतलब गूढ़ है कि मूल्य बुद्धिग्राह्य है न कि इंद्रिय ग्राह्य है। बुद्धि के द्वारा विश्लेषण हो सकता है, विवेचन हो सकता है, समझ में आ सकता है कि मूल्य क्या है। इंद्रिय के द्वारा इसको चेक नहीं किया जा सकता, क्योंकि सम्मिलित इंद्रियों के प्रभाव से जब बुद्धि विश्लेषण कर लेगी तब वो स्वीकारा जाएगा कि यह जो है यह मूल्य है। दूसरी बात है इन्हीं की, प्लेटो महोदय की ही, कि मूल्य और सत्य का मौलिक अभेद है। मूल्य का और सत्य का, सत्य मीन्स सत्यों का सार, तो मूल्य और सत्य का मौलिक अभेद है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस। यहां पर कोई अंतर नहीं है। जो मूल्य है वही सत्य है और जो सत्य है वही मूल्य है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। अगली बात प्लेटो महोदय की कि मूल्य निरपेक्ष नित्य स्वरूप सत्य विषय है। आप देखिए यहां पर एकदम शब्द की भाषा से चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं। मूल्य निरपेक्ष नित्य स्वरूप सत्य विषय है, ऐसे विषय जो कि सार हैं और इनको हम इसमें शामिल करते हैं। और इन्होंने कहा कि मूल्य निरपेक्ष नित्य स्वरूप सत्य विषय है। अगली बात, ज्ञान का परायण 6 और 6 में श्रेष्ठता का संपर्क अथवा प्रमाण। आप समझिए ज्ञान का परायण 6, यानी कि ज्ञान का अगर हम परायण कर रहे हैं, उसका अनुपालन कर रहे हैं, इसका मतलब श्रेष्ठ कर्म हो गया। और जब 6 में श्रेष्ठता का संपर्क, इसका मतलब कि उसका प्रमाण भी मिल गया और इसके बाद फिर कुछ भी शेष नहीं बचा। और इस तरह से यह जो व्यवस्था निकल करके आई यही ग्राह्य है, यही मूल्य है। अगली बात, भौतिक और सामाजिक स्तर पर वस्तु का द्योतक, वस्तु की नियत रूपता एवं उसके घटकों का परस्पर अवरोध मूल्य है। आप समझिए जब हम वस्तु की बात करते हैं और मूल्य की बात करते हैं तब मूल्य का वह स्तर एक छोटा स्तर होता है, जो कि इन्होंने प्लेटो महोदय ने कहा। और अगर मान लीजिए मूल्य के इस स्तर में वस्तु के साथ में विचार और जुड़ जाता है तभी इसका स्तर बढ़ जाता है। पाश्चात्य दार्शनिक कुछ और भी हुए और उसमें ह्यूम और सिडविक का नाम प्रमुख है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मनुष्य के नैतिक जीवन को द्वंद्वात्मक प्रवृत्तियों का विकास निरूपित कर स्वार्थ
और परमार्थ के सहज बोध के मूल्य की संज्ञा दी जाती है। आप इनके शब्दों को एक बार पुनः सुन लीजिए। ह्यूम और सिजविक एक उस समय के विशिष्ट दार्शनिकों में गिने जाते थे। तो उन्होंने कहा कि मूल्य के मनुष्य के नैतिक जीवन को द्वंद्वात्मक प्रवृत्तियों का विकास निरूपित कर स्वार्थ और परमार्थ के सहज बोध को मूल्य की संज्ञा दी जाती है। ये इसको मूल्य मानते थे। एक और विचारक हुए हैं अर्बन महोदय। ये कहते हैं कि मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। क्या है मूल्य? मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। एक और विचारक उस समय बहुत प्रसिद्ध थे, उनका नाम था जेम्स वार्ड। तो जेम्स वार्ड ने मूल्य को इच्छाओं की संतुष्टि करने वाली वस्तु बताया है। इच्छा की पूर्ति से सुख का अनुभव होता है। इस प्रकार सुखानुभूति से मूल्य की अनुभूति होती है, ऐसा मानते थे जेम्स वार्ड महोदय। एक और विचारक हैं हॉफडिंग। ये बहुत ही प्रसिद्ध रहे अपने काल में। इन्होंने कहा कि मूल्य वस्तु या विचार में निहित वह गुण है जिससे हमें तात्कालिक संतुष्टि मिलती है। पुनः सुन लीजिए कि मूल्य वस्तु या विचार में निहित, यहां पर विचार को शामिल किया गया है। मूल्य वस्तु या विचार में निहित वह गुण है जिससे हमें तात्कालिक संतुष्टि मिलती है या उस संतुष्टि के लिए साधन मिलता है। ये कहा हॉफडिंग ने। तो आपने भारतीय दृष्टिकोण भी समझ लिया, जिसमें भारतीय दृष्टिकोण इतना व्यापक दृष्टिकोण अपनाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और दूसरी ओर हमने पाश्चात्य दृष्टिकोण को भी समझ लिया। अब हम विचार करते हैं वैल्यू क्राइसिस पर, मूल्यों के संकट पर, और खास करके हिंदुस्तान के लिहाज से। आज मूल्यपरक अवधारणा में बदलाव आ रहा है। पुराने भारतीय मूल्य लुप्त हो रहे हैं। हमारी मान्यताएं, परंपराएं और प्राथमिकताएं बदल रही हैं। हम आध्यात्मिकता को नकार कर पाश्चात्य जगत के जीवन मूल्यों और उनकी भौतिकवादी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं। हमारे जीवन मूल्यों का क्षरण हो रहा है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ग्रेशम का नियम है। क्या है ग्रेशम जी का नियम? उन्होंने कहा कि खोटा सिक्का अच्छे सिक्के को चलन से बाहर कर देता है। और हमारे मूल्यों पर ग्रेशम का नियम पूरी तरह से लागू हो रहा है। इन मूल्यों के क्षरण के पीछे कुछ कारण उत्तरदायी हैं। आइए हम उन कारणों पर विचार करते हैं कि कौन कौन से कारण हैं जो भारतीय मूल्यों का क्षरण कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारत में मूल्यों का संकट पैदा हो गया है। तो आइए उसमें से पहला बिंदु है आधुनिकता का प्रभाव। एक यह कारण है कि आज हम बहुत अधिक अपने आप को मॉडर्न बनाने की ओर बढ़ चले। मॉडर्न बनाने की ओर बढ़े, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुराने को पूरी तरह से त्याग कर बिना सोचे समझे, ये तो अच्छी बात नहीं हुई। ये एक कारण है जिसकी वजह से हम मूल्यों को छोड़ते जा रहे हैं। इसी तरह का एक विचारक उस काल में हुआ था, मैकाले। उसने कहा था कि भारतीय और अरब का जितना भी ज्ञान है वह ब्रिटेन की लाइब्रेरी में रखी हुई एक शेल्फ की किताबों के बराबर है, जबकि न तो उसे भारतीय भाषाओं का ज्ञान था और न अरबी भाषा उसने पढ़ी थी, न संस्कृत पढ़ी थी। तो ठीक इसी तरह से आज के लोग जो हैं वो आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, उसके प्रभाव में आ रहे हैं, उसके चंगुल में आ रहे हैं, लेकिन पुराने को छोड़ते जा रहे हैं। ये बड़ा गड़बड़ है। तो आधुनिकता के प्रभाव से मूल्यों का क्षरण हो रहा है। दूसरी बात, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण। हम बिल्कुल अंधे होकर के अनुकरण कर रहे हैं। क्या वह हमारे यहाँ के लिए आवश्यक है भी या नहीं, इस पर हम विचार नहीं कर रहे। और जब हम इस तरह का विचार नहीं करेंगे तब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट चेंज है, वहाँ की व्यवस्थाएं चेंज हैं और वो अपनी व्यवस्था के अनुसार जी रहे हैं। हम अपनी व्यवस्था के अनुसार जिए। हमारे यहाँ तो धूप इतनी तेज होती है कि सनबाथ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहाँ तो बड़ी मुश्किल से कभी निकलती है, तब फिर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हमारे यहाँ अगर मान लीजिए गोबर वगैरह पड़ा है तो कुछ समय बाद मिट्टी बन जाएगा, वहाँ तो पड़ा ही रहेगा, उसी तरह ही रहेगा। तो ये बड़ी स्थितियाँ भिन्न हैं और उसके बाद भी हम उनका अंधा अनुकरण कर रहे हैं। पाश्चात्य सभ्यता का उस नंगेपन की ओर हम उतर आए हैं। हमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में हर चीज को देखना चाहिए और अपनी संस्कृति को ध्यान में रखना चाहिए। वो बहुत ही महान रही है, विशिष्ट रही है। तो इस अंधानुकरण की प्रवृत्ति ने हमें मूल्यों का संकट पैदा कर दिया है। अगली बात, भौतिकतावादी सभ्यता के प्रति अप्रत्याशित मोह। ये सही है कि आप अपने मन, अपने विवेक, अपनी शक्ति, अपनी क्षमता, अपनी सोच के हिसाब से कार्य करें, लेकिन
केवल भौतिकतावाद के पीछे पड़ जाना और उससे अप्रत्याशित मोह, यह हमारे लिए मूल्यों का संकट पैदा कर रहा है। यहाँ पर विचार को त्याग कर सीधे सीधे हम भौतिकतावाद के पीछे दौड़ रहे हैं। किसी ने कितना अच्छा कहा कि अब लघुत्तम तो समझ आता नहीं है, आदमी हर एक महत्तम हो गया है। देखिए, आदमी का गणित उल्टा हो गया। खैर, यह भी एक कारण है जिसकी वजह से हम गिर रहे हैं, अपने मूल्यों को खो रहे हैं। अगली बात, अनीश्वरवादी प्रवृत्ति। ये एक शौक जैसे चल पड़ा है कि ईश्वर नहीं है, इसके मामले में हम तर्क ही नहीं कुतर्क करते हैं और उसके बाद फिर सारे गलत कार्य करते हैं कि अब कोई शक्ति ही नहीं है जो कि हमें इसका पनिशमेंट देगी, कोई शक्ति ही नहीं है जो इसे नियंत्रित करेगी। तो ऐसी स्थिति में हम निरंकुश हो जाते हैं और यह अनीश्वरवादी प्रवृत्ति हमें मूल्यों से गिरा देती है, हम मूल्यों को तिरोहित कर बैठते हैं। अगली बात, तर्क प्रधान चिंतन। हम अपनी बुद्धि के हिसाब से तर्क करते हैं और पुरानी हर बात का खंडन करना चाहते हैं, अपने बुजुर्गों की हर बात का खंडन करना चाहते हैं और तर्क हमारे सीमित है क्योंकि हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम केवल यह मानते हैं कि वो जो कुछ भी कहेंगे वो गलत ही होगा। ये तो बहुत गड़बड़ विचार है। आप समझ लो, आज तक पाश्चात्य जगत में हर घर में लैब नहीं बन पाई। हमारे यहाँ हर घर में रसोई है, लैब है, जहाँ से बहुत सी बीमारियों का समाधान निकलता है और हमारी दादियों ने, नानियों ने इसे अक्षुण्ण रखा है, इस विरासत को हमें सौंपा है। आज भी पाश्चात्य देशों में हर घर में नहीं है और उसके बाद भी हम जो है इन्हें छोटा मानते हैं और उसे विशिष्ट मानते हैं। तर्क कीजिए, लेकिन तर्क की उतनी क्षमता आने के बाद अगर किया जाए तो अच्छा होगा। और इसलिए केवल ये मानते हो कि नहीं, जो कुछ वो कहेंगे गलत होगा और उसमें थोड़े बहुत तर्क दे करके हम निकल जाते हैं और मूल्यों को छोड़ बैठते हैं। अगली बात, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का अधकचरा विकास। न तो हम पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना पाए और जब तक हमें आलंब मिला नहीं तब तक हमने पुराने आलंब को छोड़ दिया। इस वजह से मूल्यों का ह्रास हो रहा है और ये बहुत ही नुकसानदायक रहेगा हिंदुस्तान के लिए। क्षरण की इस प्रवृत्ति के बावजूद मानवीय मूल्यों का ह्रास हुआ है। आप समझिए, हम भारतीय दृष्टिकोण से एक बात को लेकर के बहुत आशान्वित हैं कि क्षरण की इस प्रवृत्ति के बाद भी मानवीय मूल्यों का ह्रास हुआ है, नाश नहीं। ह्रास हुआ है, नाश नहीं हुआ है। अवश्य ही वे दब गए हैं परंतु नष्ट नहीं हुए। भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है, जबकि यूनान, मिस्र और रोम की संस्कृतियां विलुप्त हो गई। भारतीय संस्कृति अपने प्राचीन धरोहर के रूप में मूल्यों को आज भी संचित किए हुए है और इसीलिए बहुत से विचारक इस बात को मानते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वह यही बात है, यही मूल्य हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं आलम्ब किए हुए। अब हम उस बिंदु की ओर चलते हैं जो खास करके बीएड पार्ट 2 और आने वाले समय में बीए का हिस्सा रहेगा। कहीं यह हो सकता है हमें एजुकेशन को टच करे, लेकिन किताबों में इसे इस अंदाज में नहीं दिया है, उसमें परंपरागत तरीके से दिया हुआ है। तो इस टॉपिक पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि उभरते सामाजिक संदर्भ में मूल्य, यानी कि वैल्यूज इन इमर्जिंग सोशल कॉन्टेक्स्ट। और ये बहुत ही सरल है, जो बहुत सारे आप लोगों ने मैसेज में लिखा है कि ये बहुत टिपिकल है और कहीं नहीं मिल रहा है, तो इसको आप बहुत अच्छे कम शब्दों में, सरल शब्दों में समझ लीजिए कि आज देश को अपने सामाजिक ढांचे को मजबूत करने की सर्वाधिक आवश्यकता महसूस हो रही है। देशद्रोही शक्तियां येन केन प्रकारेण इसमें सेंध लगाकर मूल्यों को छिन्न भिन्न करने का हर संभव प्रयास कर रही हैं। उभरते सामाजिक संदर्भ में निम्न आधारित मूल्यों का सृजन व संरक्षण करना होगा, यानी कि मूल्य को अवलंबित करना होगा। किसके ऊपर आधारित करना है, इन बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं और मैंने यहाँ पर आपके समक्ष 8 बिंदु बनाए हैं। इन 8 बिंदुओं पर हम सहजता से विचार कर लेते हैं और इन्हीं पर आधारित मूल्यों का सृजन हमें करना है, संरक्षण करना है और अपनी ओर से सारे प्रयास करने हैं। इसमें से पहला बिंदु है समता आधारित। समता आधारित से क्या मतलब है
कि जो हमारे संविधान में भी दिया हुआ है समानता का अधिकार, तो हम सब में समता के दृष्टिकोण से कार्य करें। आप समझिए, एक विचारक की लाइनें हैं, मुझे बहुत व्यथित करती हैं। उसने लिखा कि हमें अछूत बनाते हो हमारे होकर, मिला हमें यही इनाम तुम्हारे होकर। तुमने कुत्तों से बुरा समझा हमेशा हमको, और हम जीते हैं इस पर भी तुम्हारे होकर। कहीं नापाक न हो जाए तुम्हारा दामन, राह चलते हो तो चलते हो किनारे होकर। कितना बड़ा व्यंग्य है ये छुआछूत पर, अस्पृश्यता पर, कि वह भी मानव है और आप भी मानव हैं, उसके बाद छुआछूत जैसा दंभ लेकर के जी रहे हैं। इस सबको तिरोहित करने की आवश्यकता है, तब जाकर के समता का मानदंड बनेगा और समता पर आधारित मूल्य विकसित होंगे। बहुत कुछ पढ़ने लिखने के बाद तिरोहित हो गए हैं, लेकिन आज भी कुछ पिछड़े क्षेत्रों में यह देखने को मिलते हैं। तो समता आधारित मूल्य की व्यवस्था हमें करनी होगी, ऐसे मूल्यों को संरक्षण देना होगा, विकास करना होगा। अगली बात, समता के बाद आती है ममता आधारित। हम कहां अपनी ममता को तिरोहित कराएं? आज देखने को मिलता है कि वहां कूड़े में नवजात बालिका मिली, बालक मिला, कुत्ते नोच रहे थे, तो आखिर वह ममता कहां चली गई? वह ममता एक बहुत बड़ा अवलंब थी, वो आंचल चला गया जीन्स और नए परिधानों की वजह से, लेकिन क्या ममता भी चली गई? ममता के संरक्षण की आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता होती है मां की बालक को, और ममता का ठेका केवल महिला ने नहीं ले रखा है, यह सभी के द्वारा इसका निर्वहन करना चाहिए, और मनुष्य मात्र के प्रति नहीं, पशु के प्रति भी ममता रखनी चाहिए। तब मूल्य का संवर्धन होगा, संरक्षण होगा, विकास होगा। अगला बिंदु हम लेते हैं कि दया करुणा आधारित मूल्य। दया निधान, करुणा निधान की तो हम पूजा करते हैं, लेकिन खुद दया और करुणा का गुण जो है छोड़ बैठते हैं। तो किस तरह से अगर इस मूल्य को हम छोड़ देंगे तो अपने आप विकास कर पाएंगे? इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम दया करुणा आधारित मूल्यों को भी अपने जीवन में स्थान दें। ये उभरते हुए सामाजिक संदर्भ में बहुत आवश्यक है। अगला बिंदु, समय आधारित। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि हमने मूल्यों को स्थिर रिजिड मान लिया, ये गड़बड़ी है। समय के हिसाब से इनमें परिवर्तन संभव है, जैसी आवश्यकता है उस तरह के मूल्य। विषम स्थितियों में आप क्रोध पर संयम रख पाएं, क्रोध का नियंत्रण कर पाएं, संयम का गुण हमारे अंदर हो, और उसको हम दिखाएं, हम अपना आदर्श प्रस्तुत करें, तब फिर आने वाली पीढ़ी उसको सीखेगी। थोड़ी थोड़ी बात पर उबाल नहीं आ जाना चाहिए। और समय जिस तरह की मांग कर रहा है, अगर मान लीजिए कहीं पर आप हैं और किसी को चोट लग गई है, तो उस समय सारे मूल्यों का सम्मिश्रण यह है कि आप उसको उठाइए और उसे अस्पताल तक पहुंचाइए। और आज तो कुछ उसके आपके खिलाफ प्रतिक्रिया भी नहीं होगी, आप अगर नाम न लिखवाना चाहें तो नाम न भी लिखवाएं। तो ये जानने की आवश्यकता है कि समय पर किस तरह की चीज की आवश्यकता है और हमारे किस मूल्य की अपेक्षा वहां पर परिस्थितियों ने करवाई है, और उसके लिए हमें खरे उतरना चाहिए। हमारे दिमाग से बहुत सारी भ्रांतियों को दूर हो जाना चाहिए कि ब्लड देने से कमजोरी आती है, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि और नया हो जाता है शरीर। तो बहुत सारी भ्रांतियों का निवारण करते हुए समय जिस तरह की मांग कर रहा है उस तरह के मूल्यों का हमें सृजन भी करना है, संरक्षण भी करना है, विकास भी करना है। अगला बिंदु, संविधान आधारित। भारत एक लोकतंत्री देश है, इस लोकतंत्री देश का अपना संविधान है, और इस संविधान से हम परिचित हैं। हम जानते हैं कि कौन से कार्य हैं हमारे और कौन से हमें अधिकार मिले हुए हैं। तो केवल अधिकार की ओर ध्यान न दें, बल्कि अपने कर्तव्यों की ओर भी ध्यान दें और संविधान का पूरा सम्मान करें। देश के विकास के लिए ये बहुत आवश्यक है। कोई भी ऐसा कार्य न करें जो कि देशद्रोह की श्रेणी में आता हो। इसलिए राष्ट्र जो है मांग कर रहा है कि संविधान पर आधारित मूल्यों का विकास ही होना चाहिए, और जिस तरह का राष्ट्र है उस तरह के ही हमारे कृत्य होना चाहिए। हम लोकतंत्री भारत में निवास करते हैं, तो लोकतंत्री संविधान को मानना यह परम आवश्यक है। और अगर मान लीजिए हम इसके इतर जाते हैं तो निश्चित रूप से वो देशद्रोह का कार्य है। अगली बात, राष्ट्रवाद आधारित। अब हम संकीर्णताओं को छोड़ दें,
सुभाषित का एक श्लोक है कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिताना तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार चरित्र वालों के लिए पूरी वसुधा ही परिवार के समान है। हमें इस बात का ध्यान रखना है, और यह तब होगा जब हम खुद सशक्त होंगे और एक राष्ट्र के रूप में अपने आप को सशक्त कर लेंगे, क्योंकि सशक्त राष्ट्र की ही लोग सुनते हैं, कमजोर की नहीं। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम राष्ट्रवाद से संबंधित मूल्यों का संवर्धन करें, सृजन करें, विकास करें, पोषण करें, समर्थन करें। अगला बिंदु, आदर्श स्थापन। आज एक बहुत बुरी प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है कि हम दूसरे का कार्य देखते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, उसका इस कार्य में यह दोष है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपना देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं, हम विश्व के लिए क्या कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए हमने क्या किया है। जब हम इसका मंथन, विश्लेषण, चिंतन प्रारंभ करेंगे तब स्वरूप बदलेगा। तो उन मूल्यों की आवश्यकता है जिससे हम अपना विश्लेषण करने लगे, अपने लिए चिंतन करने लगे, अपने दोष देखने लगे, परदोष देखने की जगह स्वदोष देखने लगे, अपने कॉलर में हम झांक पाए, और फिर हम आदर्श रखें जिससे कि आने वाली पीढ़ी उसका अनुसरण करे, आने वाले विद्यार्थी उसका अनुसरण करें। जब तक ऐसा नहीं होगा, आदर्श स्थापन नहीं होगा और इस पर आधारित मूल्य सृजित नहीं होंगे, तब तक विकास की संभावनाएं क्षीण हैं। आइए अब विचार करते हैं अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, विवेक आधारित मूल्य। रटे रटाए मूल्य या सिद्धांत के रूप में बताए गए मूल्य, उनकी जगह अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए कि किस समय किस चीज की आवश्यकता है। हो सकता है कि किसी समय किसी बुजुर्ग के पैर छूने की जगह उसको भोजन देने की ज्यादा आवश्यकता हो, या उसको ब्लड देने की ज्यादा आवश्यकता हो, या और किसी आवश्यकता की पूर्ति की अधिक आवश्यकता हो। तो हमारा विवेक क्या कह रहा है, हम विवेक के आधार पर तय करें कि किस मूल्य का वहां पर निर्वहन करना है, और उससे समाज एक गतिशील स्थिति को प्राप्त होगा और सभी के लिए वह आदर्श भी बन जाएगा। आने वाली पीढ़ियां भी उनका अनुकरण करने के लिए सोचेंगी और वो व्यवस्था कहीं पेजों में खो नहीं जाएगी, बल्कि सभी लोग उस तरह से कार्य करना चाहेंगे। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम विवेक को पहले जागृत करें, उसे इस स्तर तक चैतन्य करें कि वह सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके, और उसके बाद विवेक आधारित मूल्य स्थापित करें, संरक्षित करें, गढ़ें और उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। तो इस तरह से उभरते हुए सामाजिक संदर्भ में मूल्य का संरक्षण हो सकेगा, विकास हो सकेगा और नए नए मूल्य अस्तित्व में आ सकेंगे। समाज की गतिशीलता के साथ, बदलते हुए परिप्रेक्ष्य, बदलते हुए मूल्यों के साथ हिंदुस्तान निश्चित रूप से उन्नति करेगा। तो वैल्यूज इन इमर्जिंग सोशल कॉन्टेक्स्ट के लिए इन 8 बिंदुओं पर महत्वपूर्ण रूप से हम ध्यान देंगे और निश्चित रूप से इसको एलेबरेट करके, इसकी व्याख्या करके हम अच्छी तरह से लिख करके आएंगे। और विस्तार से वैल्यू के संदर्भ में, क्योंकि एक एक वैल्यू पर कई कई किताबें हैं, तो उनके बारे में विस्तार से एक बार पुनः चर्चा होगी यहाँ पर, यह एजुकेशन के एस्पेक्ट्स में, और जो इस साल आने की उम्मीद है उस आधार पर उभरते सामाजिक संदर्भ में मूल्य, वैल्यूज इन इमर्जिंग सोशल कॉन्टेक्स्ट को विशेष रूप से इसमें शामिल किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।